नमस्कार साथियों। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसाएं हो रही हैं, जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ, खासकर मैं कहूंगा हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारा आज का वीडियो डेडिकेटेडली उसी के ऊपर है कि हिंदुओं को बचाने के लिए भारत क्या कर सकता है। मैं यहां पर हिंदू वर्ड को थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूं, उसके दो कारण हैं। अगर हिंदुओं को बचा लिया जाता है तो जो बाकी की माइनॉरिटीज हैं उन्हें भी बचा ही लिया जाएगा, क्योंकि कोई पॉलिसी जो है वो हिंदुओं के लिए स्पेसिफिक नहीं बनती, वो माइनॉरिटीज के लिए बनती है। अब ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की जान की कीमत है, जो बाकी की माइनॉरिटीज हैं उनकी जान की कीमत नहीं है, उनकी भी उतनी ही कीमत है। पर हिंदुओं को अगर बचा लिया जाता है तो वो भी बच ही जाएंगे। दूसरी बात, जो बाकी की माइनॉरिटीज हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग आवाज उठाने के लिए हैं। हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले नेशंस नहीं है, केवल भारत ही एक देश है। इसलिए मैं यहां पर हिंदुओं की आइडेंटिटी को, उनकी सेफ्टी को मुख्यतः फोकस करूंगा, लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली और लोग भी इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। बौद्ध और जैन, उनको मैं हिंदुओं में ही कंसीडर कर रहा हूं। मैं शुरू करता हूं। देखिए, पहले हम प्रॉब्लम जान लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम को अगर हम जान गए तो सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपने व्यवहार, अपने कल्चर के हिसाब से बिहेवियर कर रहे हैं, करते रहेंगे। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हमारी सोच में है, हमारे माइंडसेट में है कि हम उस चीज को ले कैसे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरीके की राय देते आए हैं? वो ये कहते हैं कि कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन ट्रेडिंग, यानी कि बात करते रहे, ट्रेडिंग करते रहे। बात करने से हल निकलेगा, ट्रेड करने से हल निकलेगा, ट्रेड करने से, बात करने से जो रीजनल जो पीस है वो मेंटेन की जा सकेगी, वहां डेवलपमेंट किया जा सकेगा, और डेवलपमेंट से स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबल नेबर भारत के हित में है। तो ये एक जो ट्रेडिशनल सोच है ये अभी तक काम करती आई है 75 सालों से। हमारा जो क्रिकेट जगत है, हमारा जो हिंदी सिनेमा है, वो इसमें खास भूमिका निभाते आया है अपने आप से। तो इस तरीके से ये चीजें चलती आई है। ये है पाकिस्तान का केस। अगर हम पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश में तो अभी आई है ये चीज, है ना। तो ये 75 सालों से जो प्रॉब्लम चल रही है वो पाकिस्तान में चल रही थी, और हमारा ये एटीट्यूड था। अब 1-1.5 साल से ये बांग्लादेश में आई है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सेम है जो पाकिस्तान में थी। अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो देखिए, बांग्लादेश में बिल्कुल वैसी ही घटनाएं चल रही हैं जो कभी पाकिस्तान में होती थी। अब देखो, कहानियां बदल जाएंगी, पात्र बदल जाएंगे, बहाने बदल जाएंगे। अब की और बहाना क्या है कि भाई ये जो उस्मान हादी है इसकी हत्या के कारण ये हुआ, पहले कुछ और कारण था। यानी कि कारण बदलेंगे, घटनाएं बदलेंगी, कहानियां बदलेंगी, है ना, नैरेटिव्स बदलेंगे, एंड रिजल्ट वही आएगा कि भाई फलाने फलाने व्यक्ति की हिंदू होने के कारण, गैर मुस्लिम होने के कारण हत्या कर दी गई, है ना, फलानी महिलाओं को उठा लिया गया, कन्वर्जन कर दिया गया। यानी कि एंड रिजल्ट सेम है। और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये डेटा कहता है 1971 के अंदर, उससे भी पहले 22-23% हिंदू वहां रहते थे, है ना, यही डेटा तो है। और आज कितने हैं? 5-6%। तो वो जो डेटा है वो साफ कहता है कि घटनाएं उसी तरीके की हैं। अब 1971 में हमें क्या गलतफहमी हुई? बांग्लादेश के लोगों पे जो अत्याचार हुए, मैं बात कर रहा हूं वहां के मुसलमानों पे, पाकिस्तान के मुसलमानों ने जो अत्याचार किए, हमने क्या सोचा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो शरीफ हैं, उसके चलते भारत ने उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की, उनको बहुत मदद की, इवन उनको अपने यहां शरण दी। हम उनकी कमजोरी को देखिए, उन पे जो अत्याचार हुए वो किस वजह से हुए? वो कमजोर थे, उनका रंग पाकिस्तानी मुसलमानों के रंग से अलग था, है ना, उनकी भाषा में अंतर था, और फाइनली वो कमजोर थे, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार हुए। अब हमने उनके जो कमजोरी थी ना, उसको उनकी शरीफाई समझ ली। अब जैसे ही उनके पास ताकत आई, अब वो सेपरेट हो गए भारत की सपोर्ट से। अब उनका अपना सिस्टम है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी पुलिस है। अब उनके अंदर एक ताकत आ गई है ना, अब वो अपना असली रूप दिखा रहे हैं। तो जो हमने उनको समझा वो थे नहीं, तो हमने ये सबसे बड़ी गलती की। अच्छा, अब हमारा एक माइंडसेट क्या है? हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए, यानी कि वो सिचुएशन जो अभी खराब है, बैड है, वो वर्स ना हो जाए और वर्स से वर्स्ट ना हो जाए। तो इस तरीके की जो दुविधा है वो भारत के लोगों में है,
और जो वो एटीट्यूड है, जो पाकिस्तान वाला एटीट्यूड था कि भाई कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन ट्रेडिंग, हम उसी एटीट्यूड के साथ बांग्लादेश के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आईपीएल वाला केस था, है ना, तो उनके खिलाड़ी को आईपीएल में खिलाना, उसकी नीलामी करवाना, वो बिल्कुल सेम है कि भाई बात करते रहो, उनके साथ बिजनेस करते रहो। अभी भारत में अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले वहां पे अनाज भेजा एज अ गुड जेस्चर। तो ये जो सोशल सर्विस की भावना है, हमें यह समझने की जरूरत होगी कि जो सोशल सर्विस है वो पर्सनल टाइप ऑफ थिंग है। आप अपने पड़ोस में सोशल सर्विस कर सकते हैं, आप विद इन कंट्री, विद इन रीजन सोशल सर्विस कर सकते हैं, है ना। बिटवीन द नेशन सोशल सर्विस जैसी चीज फॉरेन पॉलिसी के अंदर नहीं हो सकती, खासकर जब वो जो दूसरा देश है वो फैनाटिक समाज हो, एक फैनाटिक कंट्री हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे कि देखो हमने उनके साथ अच्छा किया तो उन्होंने वैसे ही रेसिप्रोकेट किया। यहां पर वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। और हमें यह बात समझने की जरूरत है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि सोशल सर्विस जैसी चीज हमारी फॉरेन पॉलिसी का आधार नहीं हो सकती। तो ये जो माइंडसेट है सोशल सर्विस का, इससे बाहर आने की जरूरत है। ये जो माइंडसेट है कि भाई कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन ट्रेडिंग, कि उन्हें समृद्ध बनाओ पड़ोसी को, है ना, इस माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है। पहली बात तो ये है, जब तक हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम सॉल्यूशन नहीं सोच पाएंगे। अब हम बात करते हैं अल्टीमेट सॉल्यूशन की। अल्टीमेट सॉल्यूशन यानी कि जो सॉल्यूशन हमें फाइनली करना ही पड़ेगा, चाहे हम आज करें, 2 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, 10 साल बाद करें, लेकिन हमें उस सॉल्यूशन पर ही काम करना पड़ेगा। अल्टीमेट, पहले हम अल्टीमेट सॉल्यूशन की बात करते हैं और फिर हम और जो चीजें हैं उनकी बात करने वाले हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन फोकस्ड रहने वाले हैं। देखिए अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। अगर हम बांग्लादेश का अभी मैप देखें तो रंगपुरा, राजशाही और ये खुलना, ठीक है, यहां पर हिंदू कॉन्सेंट्रेटेड हैं, काफी अच्छी संख्या में है। देखिए हिंदू बहुल तो कहीं पे भी है ही नहीं, है ना, ज्यादातर लोग कन्वर्ट कर दिए, मार दिए। लेकिन ये जो भारत से लगता हुआ इलाका है, ये यहां पर हिंदू ठीक ठाक संख्या में है। जैसे कि यहां पर 9% है, यहां पर 21% है, राजशाही में 6% है। और देखो जो ये रंगपुरा वाला जो इलाका है, ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, जिसे शत्रु लोग चिकन नेक कहते हैं, ये यहां से कनेक्टेड है ना, तो ये रंगपुरा है। तो ये वाला जो इलाका है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मैं कहूंगा मॉडर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना क्या है कि अल्टीमेटली ये वाले जो पोर्शंस हैं इनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो 1971 में पाकिस्तान के साथ किया गया था, यानी कि पाकिस्तान को उसके कुछ पार्ट से अलग कर दिया गया था। तो ये जो पोर्शन है इनको सेपरेट करना ही पड़ेगा, चाहे सेपरेट नेशन बना दिया जाए या भारत में मिला लिया जाए, वो बाद की बात है। लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है। अगर आप इस सॉल्यूशन पर आज काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ समय बाद करना पड़ेगा, लेकिन करना यही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जस्टिफिकेशन की। देखिए जस्टिफिकेशन क्यों जरूरी है। जस्टिफिकेशन यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में हम अपने पॉइंट को, जो हम ये सेपरेट करने की बात कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई करना भी तो जरूरी है ना। नहीं तो दूसरे देश कहेंगे कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग देश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो दूसरा देश, छोटा देश है, आप उसको दबा लें, है ना। वो जस्टिफिकेशन एक तरफ। दूसरा जस्टिफिकेशन जो अपने ही लोगों को, भारत सरकार को देना होगा, है ना, कि भाई वी आर मॉरली राइट, अदरवाइज भारत में ही बहुत बड़े ऑब्जेक्शन हो जाएंगे। अब जस्टिफिकेशन की बात करें तो पहली बात क्या है, बांग्लादेश यहां पे शत्रु की तरह बिहेवियर कर रहा है। रोज रोज उसकी स्टेटमेंट्स भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में आ रही है कि हम भारत की इन स्टेट्स को अलग कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो एक फ्रेंडली स्टेटमेंट तो है नहीं, है ना। उनकी इंटेंशन तो भारत को ब्रेक करना ही है। अब उनके पास क्षमता नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन इंटेंशन यही है कि भारत को किस तरीके से तोड़ा जाए। तो जब बांग्लादेश इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो भारत को भी अधिकार है कि वो इस तरीके का एक्शन ले। अब भारत के पास तो क्षमता है, इंटेंशन ऐसी नहीं थी अभी तक, तो वो इंटेंशन, वो इरादा बनाने की जरूरत है। क्षमता भारत के पास है, तो पहला जस्टिफिकेशन। दूसरी बात देखिए, भारत ने सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ लेकर आया भारत, ठीक है। इसका पर्पस क्या था कि जो पड़ोसी मुस्लिम देशों के हिंदू हैं उनको बचाया जाए। अब आप याद कीजिए 1947 को भारत का डिवीजन हुआ रिलीजन के बेस पे, और उनको जो लैंड दिया गया वो पॉपुलेशन के बेस पे दिया गया। अब सीएए के थ्रू आप
लोगों को तो वापस ले रहे हो, लेकिन लैंड को भी तो लेना होगा ना, क्योंकि लैंड तो लोगों के आधार पर ही गया था। लोग आ रहे हैं वापस, तो लैंड भी तो वापस लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि भाई खाली लोग लोग ले लिया और लैंड उनके पास ही है। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है, भारत खुद को विश्व शक्ति के रूप में प्रेजेंट करता है। भारत फ्यूचर में विश्व शक्ति होने की आकांक्षा रखता है। अगर विश्व शक्ति होना है, खुद को विश्व शक्ति दिखाना है, तो एटीट्यूड जो है वो भी विश्व शक्ति वाला होना चाहिए, व्यवहार भी विश्व शक्ति वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश जैसा देश अमेरिका को, चीन को, रूस को इस तरीके की धमकी दे रहा होता है ना, तो वो लोग क्या करते, वो देश क्या करते, दूसरे देश की धमकी देने से पहले वो एक्शन ले लेते, मिलिट्री एक्शन ले लेते। तो भारत को भी उसी तरीके का विश्व शक्ति जैसा व्यवहार करना होगा। यह नहीं कि वो रोज रोज धमकी दे रहा है और आप केवल धैर्य से सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विश्व शक्ति अगर बनना है, विश्व शक्ति दिखना है, तो उस तरीके का एटीट्यूड और उस तरीके का व्यवहार भारत को करना पड़ेगा। अब एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो जो रीजन है, वो जो हम बात कर रहे थे, अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए, तो उनको मिलाकर एक सेपरेट नेशन बनाना है या फिर उनको भारत में मिलाना है, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। ऐसा ना हो जाए कि एक सेपरेट नेशन बना दिया जाए और वहां पर नेपाल जैसी सरकार बैठ जाए, कम्युनिस्ट सरकार वहां बैठ जाए, जो एक नया इशू भारत के सामने खड़ा कर दे। वो आज तो नहीं होगा, लेकिन 30 साल बाद, 40 साल बाद ऐसी पॉसिबिलिटी होने की पूरी आशंका रहेगी। तो ये चीज देखने वाली है कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। अच्छा, अब देखो, ये तो थी बात कि भाई ऐसा करना है, लेकिन ये काम आसान तो है नहीं। खासकर जब जो विश्व शक्तियां हैं, जो अमेरिका की एजेंसियां हैं, चीन की एजेंसियां हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं बांग्लादेश में, चाहे वो अपने ही कारणों से हो, लेकिन अमेरिका के अपने हित हैं और वो वहां पर उपस्थित हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो काम जो यहां एक्सपर्ट्स ने बोला है वो नहीं हो सकता। अब देखो यहां पर एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि अमेरिका के अपने हित हैं, चाहे वो यहां पे आइलैंड चाहता हो, चाहे यहां पे वो एक सेपरेट क्रिश्चियन स्टेट चाहता हो, है ना, लेकिन बार्गेनिंग पॉसिबल है। उसी तरीके से जैसे कि अमेरिका से रूस की बार्गेनिंग हुई और अमेरिका ने यूक्रेन को एक तरीके से साइडलाइन लगा दिया। भाई यूक्रेन का सौदा ही तो हुआ है। इसी तरीके से बांग्लादेश का सौदा भी हो सकता है, बात केवल टर्म्स एंड कंडीशंस की है। अब भारत को सोचने वाली बात यह है कि जब बार्गेनिंग करे तो ऐसा ना हो कि अमेरिका परमानेंट यहां पर बेस बना ले, अमेरिका परमानेंट एक समस्या बन जाए। तो वो जो बार्गेनिंग टूल है उस पे काम करने की जरूरत है कि भाई उसका भी थोड़ा काम चल गया और भारत का काम भी हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर ये जो अल्टीमेट गोल है इस पे नजर रखी जाए, इसको टारगेट बना लिया जाए, तो ये चीजें पॉसिबल हैं। अगर लगता है कि भाई बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही तो ठीक है, वेट कर लेंगे, लेकिन वो जो टारगेट है अल्टीमेट, वो तो करना ही पड़ेगा। जो एक्सपर्ट्स, मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, देखिए यहां पे दो तरीके के एक्सपर्ट्स हैं, एक वो जो ट्रेडिशनल एक्सपर्ट्स हैं और एक जब मॉडर्न एक्सपर्ट्स हैं। मैंने दोनों को डिस्टिंग्विश करके उन्हीं की बातों को मैं यहां पे रख रहा हूं, है ना। मेरा जो पर्सनल एक्सपर्टाइज है वो इस मामले में नहीं है। मैंने बहुत सारे लेख पढ़े, मैंने बहुत सारी रिसर्च की और उन्हीं की ओपिनियन को मैं यहां पे रख रहा हूं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जब तक अल्टीमेट गोल पास ना हो जाए, अल्टीमेट गोल हम ना पाले, तब तक हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। उसके अलावा बहुत सारे काम करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, अब कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि भाई यूएनओ में तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए और खासकर जो स्पेसिफिक हिंदू केसेस हैं उनको रखना चाहिए, जिससे कि बांग्लादेश पे प्रेशर बनाया जा सके, पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन अब देखो, हिंदुओं देश जो है उनकी संख्या तो कम है, तो वहां पे वो जो आवाज है उसे बहुत ज्यादा ताकत नहीं मिल पाती यूएनओ में। तो मैं इस चीज को एक तरफ रख रहा हूं, मैं उन बातों को उठाऊंगा जो भारत के हाथ में है, यानी कि जहां भारत इंडिविजुअली एक्शन ले सकता है। जैसे कि देखो, एक्सपर्ट्स बात करते हैं स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी की। स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी से क्या मतलब है कि भाई हमारे हिसाब से चलोगे तो इनाम, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, बदमाशी करोगे तो पनिशमेंट। जैसे कि अब देखो, गंगा वाटर ट्रीटी को लो। जो गंगा वाटर ट्रीटी है, गंगा वाटर ट्रीटी में क्या है, जो गंगा नदी का जो पानी है वो बांग्लादेश को दिया जाता है। अब ये कोई सोशल सर्विस नहीं है ना। वो जो सोशल सर्विस की भाई हम कोई पड़ोसी देश है, कोई गरीब देश है, हम उसको हेल्प करके हम उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। ये जो सोशल सर्विस वाला माइंडसेट है, इससे तो हमें बाहर आना ही पड़ेगा। अब हमें क्या करने की जरूरत है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में, इस ट्रीटी के साथ माइनॉरिटी राइट्स कनेक्ट कर दिए जाएं।
माइनॉरिटी राइट्स कनेक्ट कर दी जाए। इससे क्या मतलब है कि भाई हमने माइनॉरिटी राइट्स की एक प्रॉपर एसओपी बनाई, ठीक है, उस एसओपी के हिसाब से बांग्लादेश को चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर किसी माइनॉरिटी पे कोई हमला हुआ तो भाई 6 घंटे के ऊपर 6 घंटे के अंदर अंदर उस पर एफआईआर लिखी जानी है, 3 महीने के अंदर अंदर उसे जो विक्टिम है उसके साथ न्याय हो जाए, है ना। वहां पे एक प्रॉपर ऑडिट टीम बैठा दी जाए, यानी कि थर्ड पार्टी ऑडिट, सारे केसेस का, कितने केसेस हुए, कितने सॉल्व हुए, सरकार ने क्या क्या किया, बांग्लादेश की सरकार ने, एक पूरा ऑडिट सिस्टम वहां हो, है ना। और ये जो सारा पूरा एसओपी है, ये जो सारा रिजल्ट है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने इस टीटी के साथ, यानी कि वहां पे जैसे ही नॉन कॉम्प्लायंस हुआ ये ट्रीटी यहां पे पॉज हो जाए, यानी कि कंडीशनल बेस ट्रीटी करनी है, कंडीशनल बेस हेल्प करनी है भारत को, कोई सोशल सर्विस नहीं करनी है। इस तरीके से जो वहां की गवर्नमेंट है ना, वो सतर्क हो जाएगी, है ना। और ये सारी चीजें डेटाबेस होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई थ्योरेटिकली बस वहां पे यूएनओ में कहीं बोल दी कोई चीज कि भाई ये ऐसे ऐसे ये गलत कर रहा, नहीं, डेटाबेस सब कुछ चीजें होनी चाहिए। अच्छा, जो वो प्रोजेक्ट है ना, उसमें अगर कुछ प्रॉफिट होता हो तो उसका थोड़ा बहुत परसेंटेज वहां के जो विक्टिम क्लास है बांग्लादेश की, उसको डेडिकेट कर दिया जाए। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि भारत अपना कंसर्न शो करे वहां की माइनॉरिटी के लिए, वहां के हिंदुओं के लिए। भारत बहुत शाई बिहेवियर करता है। शाई बिहेवियर से क्या मतलब है, भारत की बात तो करेगा, अपनी सीमाओं की बात तो करेगा, अपने दूतावास की बात तो करेगा, लेकिन वहां की माइनॉरिटी की बात नहीं करेगा। भारत को क्या लगेगा कि यार हिंदू इन्हीं के सिटीजन है, माइनॉरिटी इनकी सिटीजन है, और वो क्या समझ रहे हैं कि यार हिंदू तो हमारे लोग है ही नहीं। तो वो जो बेचारे हिंदू हैं, वहां की जो माइनॉरिटी है, ना तो भारत उनके बारे में सोच रहा हो, ना जहां वो रह रहे हैं वहां की सरकार उनके बारे में सोच रही। तो भारत को इस शाइनेस से बाहर आना पड़ेगा, अपना कंसर्न भारत को प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा कि भाई ये गलत है। इसके अलावा देखो, एक तो ये ट्रीटी हो गई, अब देखो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको भारत से जरूरत पड़ती ही पड़ती है इंडिविजुअल हेल्प। शिक्षा के लिए भारत आना पड़ेगा, इलाज के लिए भारत आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए, भारत के पास पूरा रिकॉर्ड हो, पूरा डेटा हो कि कौन कौन वहां पे बदमाशी कर रहे हैं, कौन कौन वहां पे हिंसा कर रहे हैं। तो वो जो परपेट्रेटर्स हैं, जो अपराधी हैं, उनको भारत में किसी भी तरीके का वीजा अप्लाई ना करने दिया जाए, वीजा ना दिया जाए उन लोगों को। इससे क्या होगा, इससे मैसेज ये जाएगा कि भाई लोग जो हैं वो बचेंगे अपराध करने से, लोग बचेंगे हिंदुओं के विरुद्ध अपराध करने से। तो भारत को दिखाने की जरूरत है कि भाई ये कंसर्न है हमारे लिए, हिंदुओं के राइट्स कंसर्न है। अब देखो, अब हम बात करते हैं जैसे कलादान प्रोजेक्ट है। कलादान प्रोजेक्ट क्या है, भारत से हमारे, देखो अब जब अगर हम रास्ते की बात करें, है ना, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो एक तो ये रास्ता जो हमारा मेन रास्ता है जिसे हम चिकन कॉरिडोर बोलते हैं, जो चिकन नेक बोलते हैं, है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक रास्ता तो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अभी तक हम क्या करते थे, हम बांग्लादेश की हेल्प से अपने इन इलाकों में जाते थे माल ट्रांसपोर्ट करना। अब बांग्लादेश से रिलेशन तो अच्छे हैं नहीं, अब हम क्या करते हैं, अब हम कलादान प्रोजेक्ट पे काम करें। कलादान प्रोजेक्ट क्या है, भारत में जो ये कलकत्ता है, भारत का इलाका, यहां से समुद्र से जाते हुए हम म्यांमार से कनेक्ट होते हैं, और म्यांमार से फिर हम अपने नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में माल भेजते हैं। तो ये कलादान प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब देखो, ये मल्टी ट्रांजिट सिस्टम है। मल्टी ट्रांजिट सिस्टम से क्या मतलब है कि भाई ये पानी है ना, तो यहां पे हम अपने शिप से जाएंगे, यहां पे हमने रोड बना दिया, है ना, व्हीकल से जा रहे हैं। तो इस वाले प्रोजेक्ट में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस बनती है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं। अब वो जो एम्प्लॉयमेंट है, वो जो जॉब्स हैं, जॉब्स भी बहुत सारे तरीके के हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस भी जॉब्स होंगे, उसमें टेम्परेरी जॉब्स भी होंगे। तो वो जो विक्टिम्स हैं, है ना, वहां के जो या फिर हिंदू हैं, उनको किस तरीके से इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए, ये सोचने वाली बात है। अब वहां के जो व्यापारी हैं, है ना, अब जो ट्रांजिट सिस्टम है, तो बांग्लादेश के व्यापारी भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, भाई इनको भी तो फायदा करेगा ना, इनको भी तो यहां से जाना है, तो कॉमन सिस्टम है। तो वहां के जो व्यापारी हैं, माइनॉरिटी व्यापारी की बात कर रहा हूं, हिंदू व्यापारियों की मैं बात कर रहा हूं, तो उनको किस तरीके से एक्स्ट्रा फैसिलिटेट किया जा सके, ये सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर पर्पज क्या है, जो बांग्लादेश की माइनॉरिटी है, बांग्लादेश के खासकर जो हिंदू लोग हैं, उनको किस तरीके से स्ट्रांग बनाया जाए, इकोनॉमिकली भी और फिजिकली भी। अब जब उनको लगेगा कि भाई भारत पीछे खड़ा है, तो उनको समृद्ध होने में, उनको स्ट्रांग होने में आसानी होगी। और इसके लिए क्या किया जाए, देखिए सीधी सी बात है, इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम बना दी जाए जो बांग्लादेश की माइनॉरिटी के हितों को देखते हुए पॉलिसी बनाए। अब देखिए, हर चीज में प्रधानमंत्री नहीं घुस सकता, हर चीज में सीएम नहीं घुस सकता, तो वो जो डेडिकेटेड टीम है ना, वो अपने आप सॉल्यूशन ढूंढ लेगी, एक बार उसे काम दे दिया जाए। अब देखो, हर चीज तो
वीडियो में डिस्कस नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही टीम बैठेगी, एक्सपर्ट्स लोगों की टीम बैठेगी, तो वो अपने आप वहां का सॉल्यूशन निकाल लेगी कि भाई उन लोगों को किस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए प्रोजेक्ट के साथ, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। प्रायोरिटी बहुत सारे तरीके की होती है। अगर गवर्नमेंट सोचेगी, काम करने पे आएगी, तो वो अपने आप निकलती चली जाएंगी, अपने आप सॉल्यूशंस निकलते चले जाएंगे। तो कहने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि भारत को वो जो शाही स्टेट है उससे बाहर आने की जरूरत है। कंसर्न देखो, अभी कंसर्न तो है ना, दिलों में तो कंसर्न है, लेकिन वो जो दिखाने की जरूरत है, ना केवल बोलने की बात नहीं कि भाई हम चिंतित हैं, नहीं, अपने एक्शन से उन कंसर्न को दिखाने की जरूरत है भारत को। जिस दिन वो चीज हो जाएगी, उनके लिए समाधान निकलने चालू हो जाएंगे, समाधान निकल जाएंगे। तो ये थे डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियंस कि किस तरीके से भारत के हितों को और हिंदू लोगों को और माइनॉरिटी लोगों को बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे इन तरीकों से बचाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।